नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा एलिफेटिक एमीन। क्या रहने वाला है? एलिफेटिक एमीन रहने वाला है। तो एलिफेटिक एमीन ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेन होता है। तो नाइट्रोजन वाले जो यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का एक टॉपिक होता है एलिफेटिक एमीन, और जिनको क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इनको सामान्य परिचय जानेंगे कि ये एलिफेटिक एमीन होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हम जानेंगे कि इनका नामकरण क्या होता है, और एलिफेटिक एमीन जो होते हैं इनको बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। इस तरीके की चीज़ें क्या है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या है आप अपना कंसंट्रेशन बनाएं और बना करके क्या है इस वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें और समझने का प्रयास करें कि एलिफेटिक एमीन क्या हैं। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आप जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये ऐसे यौगिक होंगे जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो आज का हमारा सिंपल टॉपिक है एलिफेटिक एमीन। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बल्कि सामान्य है, और क्या है पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और एमीन क्या होते हैं, इनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन के बारे में पूछा गया है। इनके सूत्र भी पूछे गए हैं, क्रियात्मक समूह भी पूछा गया है 1-2 नंबर में, और कभी कभी क्या है लॉन्ग आंसर भी आया है, बनवाने की विधियाँ भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और साथ ही यहाँ पर क्या किया गया है, और साथ ही इनसे संबंधित कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे कार्बेल एमीन परीक्षण है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ऐसी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को एग्जाम में पूछा गया है। तो इन पर आप क्या है कंसंट्रेट करें, इनको याद करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। इसका अर्थ तो ये होता है कि अमोनिया से जो एलिफेटिक यौगिक जो बनते हैं, यानी कि अमोनिया के जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न हैं, यानी कि अमोनिया से जो बने हुए हैं, कौन बने हुए हैं अमोनिया से? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक जो यौगिक बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, कोई परेशान होने वाली बात इसमें नहीं है। सिर्फ अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। व्युत्पन्न का मतलब होता है कि इससे मिलकर के बना हुआ है, इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है अमोनिया की ये बनते कैसे हैं, क्यों इनको अमोनिया का व्युत्पन्न कहा गया है, इस चीज पे डिस्कस करते हैं। तो इस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो ये मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पे N, 1H, 2H, 3H। तो यहाँ पर ये बन चुका है किसका सूत्र, NH3, और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये क्या है, अमोनिया है। क्या है ये, अमोनिया। और अब इस अमोनिया में से अगर हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है, अमोनिया है, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, 3 कितने परमाणु लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगा होता है। और इन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं में क्या होता है कि एक मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु हट जाता है और उसकी जगह पर क्या लग जाता है, कोई एल्किल समूह लग जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एल्किल समूह लगा हुआ है। तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एमीन कहलाएंगे। ठीक है ना। तो एमीन क्या होते हैं, अमोनिया है, और अमोनिया से क्या होता है, यहां से कोई हाइड्रोजन परमाणु हटता है और उसकी जगह पर क्या है, कोई भी एल्किल समूह आर लग जाता है। तो इस तरीके से जो यौगिक बनता है उनको हम एलिफेटिक एमीन कहते हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने इतना तो जान लिया कि ये क्या कहलाते हैं, आपके एमीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया है, इसमें एल्किल समूह लगा तो क्या बन गया, ये एमीन बन गया, और यही एमीन क्या है, एलिफेटिक एमीन है। अब बात ये है कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो इसकी जगह ये है कि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं की जगह पर अगर एक एल्किल समूह लगता है तो कुछ अलग प्रकार का एमीन बनता है। अगर 2 हाइड्रोजन परमाणु हटके उसकी जगह 2 एल्किल समूह अगर जुड़ जाए तो अलग प्रकार का एमीन बनेगा। और अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु हट जाते हैं तो उसकी जगह पर 3 एल्किल समूह लगेंगे तो एक अलग प्रकार का एमीन बनता है। ठीक है,
तो इस तरीके से एमीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर उससे एक एल्किल समूह लगा है तो वो कौन सा एमीन होता है, प्राथमिक एमीन होता है। अगर 2 एल्किल समूह लगे हैं तो क्या होता है, द्वितीयक एमीन होता है। और अगर 3 एल्किल समूह लगे हैं तो कैसा होता है, तृतीयक एमीन होता है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए यहां देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो हमने लिख रखा है इसमें दिखाया गया है कि इस एमीन में नाइट्रोजन परमाणु में जो अमोनिया थी उसमें क्या एक एल्किल समूह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक एल्किल समूह लगा हुआ है और 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो एमीन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं, 1 डिग्री एमीन कहते हैं। वैसे भी जैसे एल्कोहलों में बताया था कि ऐसे कार्बन से जैसे नहीं ऐसे नाइट्रोजन से अगर ये जुड़ा होता है जिसमें क्या होता है केवल एक एल्किल समूह लगा होता है तो वो 1 डिग्री कहलाते हैं। तो सेम टू सेम वही कंडीशन है यहाँ पर भी कि इसमें क्या है, आपका एक एल्किल समूह लगा हुआ है। जब एक एल्किल समूह लगा हुआ है तो यहाँ पर ये कौन से एमीन कहलाते हैं, प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है उसे RNH2 से दिखाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या बनता है, RNH2 यानी एक एल्किल समूह, एक नाइट्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी RNH2 होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये एक एल्किल समूह RNH2 क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट दूसरा, अगर मान लीजिए कि इससे क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हट गए, 2 एल्किल समूह जुड़ जाते हैं। अगर 2 एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, देखो एक R यानी 2 एल्किल समूह लग गए। एल्किल समूह जानते हैं वही है, CH3 लग सकता है, C2H5 लग सकता है, C3H7 लग सकता है। इस चीज में आपको कोई भी परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 2 एल्किल समूह यहाँ पे लग चुके हैं। तो 2 एल्किल समूह जब लग जाते हैं तो इनका सामान्य सूत्र क्या बनता है, R2NH बनता है। क्या बनता है, R2NH बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं, 2 डिग्री एमीन कहलाता है। ठीक है, इनका सूत्र क्या होगा, R2NH, जिनमें 2 एल्किल समूह लगे होंगे। ठीक है, और एक नाइट्रोजन परमाणु होगा, एक क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु। कैसे करके होगा, जैसे मैं दिखाता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 और इसका मैं कर देता हूँ होल ट्वाइज और यहाँ पे लिख देता हूँ NH। तो ये कौन से तरीके का एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, क्योंकि इसमें CH3 कितने लगे, होल ट्वाइज हो रहा है तो 2 लगे हुए हैं किससे, नाइट्रोजन से। अगर इसकी श्रृंखला बनाएंगे, IUPAC नाम में बना के दिखाऊंगा मैं, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो नाइट्रोजन परमाणु है, इस नाइट्रोजन परमाणु से कितने एमीन लगे हुए, कितने एल्किल समूह लगे हुए हैं, 3 एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो इस तरीके 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो क्या है, ये आपका द्वितीयक एमीन है। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है इनका, R2NH होता है। नंबर तीसरे आते हैं, जहां पर क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन परमाणु हट करके उसकी जगह 1 2 3 यानी तीनों ही जगह पर क्या लग जाता है, एल्किल समूह लग जाता है। तो इस प्रकार का जो एमीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र बनता है वो R3N बनता है। अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु रहता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं, R रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं, R रहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर मैं लिख देता हूँ CH3 का होल थ्राइज और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 का होल थ्राइज। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, N लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो एमीन बनेगा, ये कौन सा एमीन होगा आपका, ये एमीन होगा तृतीयक एमीन, यानी CH3 का होल थ्राइज है और N लगा है, हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है। तो कौन सा एमीन बन के तैयार होता है, ये तृतीयक एमीन है। ये एक पिछले 2020 में क्या है, एग्जाम में पूछा गया था कि ये कौन से प्रकार का एमीन है। ठीक है, तो तृतीयक एमीन था, वहां पर ऑप्शन दिए थे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ऐसे करके, और ये सूत्र दिया गया था। तो पूछा था कौन सा एमीन है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है, आपका तृतीयक एमीन है। ठीक है, आप समझ गए ना इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तृतीयक एमीन हो गया। ठीक, तो अब तक आपने ये देखा कि अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न है वो एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। यानी अमोनिया में से हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर क्या लगना है, एल्किल समूह लगना है, तो एलिफेटिक एमीन बनके तैयार होते हैं। ये 3 प्रकार के, प्राथमिक, अगर इसमें एक एल्किल समूह है, अगर इसमें 2 एल्किल समूह है, R2NH सूत्र है इनका, तो द्वितीयक एमीन। और अगर इनका सूत्र क्या है, R3N है, अर्थात इसमें 3 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो क्या कहलाएगा, ये तृतीयक एमीन कहलाएगा। इस चीज में आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई संदेह नहीं। चलिए अब बात करते हैं इनके नाम की, कि इनके जो नाम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इनके नाम की बात की जाती है
तो इनके नाम की बात करें तो दो तरीके के नाम हैं, एक साधारण नाम है, ठीक है, यहाँ हमने कंपाउंड्स लिख रखे हैं, यहाँ हमने क्या लिख रखा है, कंपाउंड लिख रखे हैं इसमें, और इधर क्या है साधारण नाम, और इसमें क्या लिखने वाले हैं हम IUPAC नाम लिखने वाले हैं। इस चीज को आप क्या है अच्छे से समझते हैं, ये हमारा क्या है पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर बात करें साधारण नाम की, तो इनके जो साधारण नाम होते हैं वो कैसे रखे जाते हैं, वो कैसे लिखते हैं साधारण नाम। देखो नाम लिखना बड़ा जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि नाम नहीं पता होगा, अब आप नाम कितना का रट पाएंगे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या है उसका नाम रखना सीखना होगा, और सीख जाएंगे तो क्या है आप बता पाएंगे कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे एल्किल समूह की यहाँ पे बात करते हैं एमीन के साधारण नाम की। तो साधारण नाम क्या होते हैं, साधारण नाम होता है इनका एल्किल समूह का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आप एमीन शब्द इसमें क्या है जोड़ देते हैं। पहले तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है इस तरीके से एल्किल समूह का नाम लिख देंगे, ठीक है, जो भी एल्किल समूह उसमें होगा उसका नाम लिखेंगे, और पीछे क्या लगा देंगे आप उसमें एमीन लगा देंगे, ठीक है, पीछे क्या लगा देंगे एमीन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा उसका साधारण नाम बन के तैयार होगा। और इनके जो IUPAC नाम हैं वो होते हैं एल्केनामीन, क्या होते हैं एल्केनामीन। चलिए उसके बाद में बात करते हैं, पहले साधारण नाम रख लेते हैं कि किस तरीके से इनके साधारण नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, पहले कंपाउंड में आप देख रहे हैं ये लिखा है CH3NH2। जब CH3NH2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर CH3 एल्किल समूह है, जिसका नाम क्या होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन होने के कारण क्या है ये मैथिल है, क्या है ये मैथिल है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मैथिल, और पीछे क्या शब्द जोड़ दिया है एमीन। इस तरीके से एल्किल समूह लिखा जाना है, और उसके पीछे क्या लिख देंगे आप, उसके पीछे लिख देंगे एमीन शब्द। तो क्या बन के तैयार होगा, उसका नाम बन के तैयार होता है। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पर दूसरे वाले में देखिएगा CH3CH2 लिखा हुआ है, कितने कार्बन, एक, दो कार्बन, दो कार्बन वाला क्या होता है एल्किल समूह एथिल होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या आप एथिल लिखेंगे, ठीक है, और उसके पीछे क्या शब्द जोड़ देंगे, एमीन शब्द जोड़ देंगे, तो उसका नाम बन के तैयार होगा, क्या नाम बन के तैयार होगा, एथिल एमीन। तो दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो क्या है आपका एथिल एमीन है, ठीक है। तीसरे वाले में आ जाते हैं, तीसरा वाले कंपाउंड में गिनिएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन, तीन कार्बन है, और बिल्कुल सीधी श्रृंखला है, कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक एमीन है, कौन सा एमीन है, प्राथमिक। NH2 लगा है तो आप पहचान लेंगे NH2 जिनमें होता है, यहाँ देखिएगा RNH2 कौन से होते हैं, प्राथमिक एमीन, और RNH जो होते हैं, R2NH जो होते हैं वो द्वितीयक एमीन, और R3N जो होते हैं वो क्या होते हैं, तृतीयक एमीन। ऐसे करके पहचान लेंगे। तो NH2 लगा है, प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन है तो यहाँ पर क्या हो गया, तीन कार्बन, एक, दो, तीन कार्बन। जब तीन कार्बन तो क्या हो गया, फिर ये तीन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेल वाला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रोपेल, और ये नाम बन के तैयार होगा इसका प्रोपेल एमीन, ठीक है। अब आ जाइएगा नीचे वाले कंपाउंड में, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि चौथे वाला जो कंपाउंड है इसमें CH3 का होल ट्वाइज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, CH3 का होल ट्वाइज हो रहा है, और साथ ही क्या है NH दिखाई दे रहा है। तो इसमें समझ गए आप कि इसमें होल ट्वाइज है तो क्या है, द्वितीयक एमीन है। और द्वितीयक एमीन जो होते हैं इनको हम क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइसो शब्द लगाते हैं। तो आप पहले क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, आइसो। इसके बाद कार्बन कितने, दो कार्बन इसमें और एक कार्बन इसमें, तो तीन कार्बन हो गए, तो क्या हो गया, आइसो हो गया, और क्या हो गया, प्रोपिल हो गया, क्या हो गया, प्रोपिल। और पीछे क्या शब्द जोड़ देंगे, एमीन शब्द जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये नाम बन के तैयार होगा आइसोप्रोपिल एमीन, क्या बन के तैयार हो गया, आइसोप्रोपिल एमीन, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले कंपाउंड पर। नीचे वाले कंपाउंड को देखो तो इसमें CH3 का होल थ्राइज हो रहा है, और साथ ही इसमें NH2 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन CH3 का होल थ्राइज ये बता रहा है कि इसमें जो है तीन एल्किल समूह लगे हुए हैं। तो ये कौन सा एमीन है, तृतीयक एमीन है। और तृतीयक एमीन को बताने के लिए साधारण नाम में हम लिखते हैं TERT, जिसका अर्थ होता है टर्शियरी, तृतीयक। ये TERT का अंग्रेजी में होता है टर्सरी, और टर्सरी ये बताता है कि ये कौन सा एमीन है, तृतीयक एमीन है। तो नाम बन के तैयार होगा इसका टर्सरी। और कितने कार्बन हो गए इसमें, तीन कार्बन तो होल थ्राइज में हो गए, ठीक है, और एक कार्बन ये रहा, चार कार्बन हो गए। चार को क्या कहते हैं, ब्यूटिल कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ये बन के तैयार होगा टर्सरी ब्यूटिल
टर्सरी ब्यूटिल एमीन क्या बन के तैयार होगा, टर्सरी ब्यूटिल एमीन बन के तैयार होगा। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल एमीन। तो इस तरीके से क्या है, इसके साधारण नाम है। दिख रहा है यहाँ तक ना, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, टर्सरी ब्यूटिल एमीन है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और टर्सरी यानी तृतीयक है, इसलिए इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अभी बात करने वाले हैं हम इसके IUPAC नाम की, कि इनके IUPAC नाम किस तरीके से होते हैं। आप देख रहे हैं पूरा बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या है कि IUPAC नाम जो होते हैं इनके क्या होते हैं, एल्केनामीन होते हैं। IUPAC नाम क्या होते हैं, एल्केनामीन होते हैं। एल्केनामीन का मतलब होता है कि आप एल्क शब्द की जगह पर क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या लगा देंगे, और अगर कोई कंपाउंड आपका टिपिकल है, मतलब श्रृंखला उसकी खोलनी पड़ रही है, ऐसे चेन उसकी क्या है खोलते हैं, तो चेन खोल करके उसका नाम करते हैं, नंबरिंग करके 1 2 3, वो आपको क्या है पता ही है किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो आपको क्या है IUPAC नामकरण की यह पद्धति जहाँ स्पेशली समझाई जाती है वहां पर आप सीख चुके होंगे, नहीं तो वैसे भी आप जानते होंगे। चलिए, तो एल्क शब्द की जगह पे कार्बन परमाणु की संख्या लगानी है तो नाम हो जाएगा एल्केनामीन। तो बताओ इसमें कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं ना, तो मेथ कहते हैं। तो एल्क शब्द की जगह पे क्या लगाओ, मेथ लगाओ, नाम क्या है एल्केनामीन। तो एल्क की जगह मेथ लगाएं तो क्या होगा, मेथेनामीन। एल्केनामीन की जगह पे क्या होगा, मेथेनामीन, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनामीन। ठीक है, क्या नाम हो गया, मेथेनामीन। नंबर दूसरा आता है, इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका एथेनामीन। क्या नाम हो गया इसका, एथेनामीन। ठीक है, तीसरे वाले में आओ, तीसरे वाले की श्रृंखला क्या है, 2 से जब बड़ी श्रृंखला हो जाती है तो नंबरिंग करना पड़ता है कि इसमें जो आपका समूह लगा है, क्रियात्मक समूह जो है वो कहाँ पे लगा है, यानी नाइट्रोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा है, ये नंबर के द्वारा हमें बताना होता है, ये आप जानते ही हैं। नंबरिंग कर लो भाई इधर से, तो नंबरिंग इधर से करते हैं उधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़े उधर से ही किया जाता है ना, तो किधर से करें, इधर से या उधर से, उधर से करते हैं जिधर से पास में पड़ेगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो कौन से नंबर पे लगा है, पहले नंबर पे लगा है। तो यहाँ पर कितने नंबर पे, पहले नंबर पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर पहले 1 और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनामीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनामीन हो गया इसका नाम, क्योंकि 1 नंबर पे लगा था। अब आ जाओ नीचे वाले पे, नीचे वाले की जो कंडीशन है, इसमें जो है ये मैं जो इस वाले की जो श्रृंखला है, अगर आप इसे खोलेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो नाइट्रोजन परमाणु है कौन से नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है। किस पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है, इसलिए इसका नाम होगा 2 प्रोपेनामीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। अब बात ये आती है यहाँ पे कि तीसरा वाला जो लास्ट वाला लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइड और CN और NH2, इसका नाम कैसे रखा जाएगा। ये है एक तृतीयक एमीन और इसका IUPAC नाम रखने को पहले तो हम इसकी श्रृंखला खोलेंगे। श्रृंखला मैंने ऊपर यहाँ खोल के रख रखी है इसकी, CH3 का होल थ्राइड का मतलब 1 2 3, तो यह हो गए इसमें आपके 3 क्या हो गए हैं, इसमें आपके एल्किल समूह हो गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 1 लगा हुआ है CH2। ठीक है, वही है CH3 का होल थ्राइड है, और यहाँ पे क्या है NH2 है, और यहाँ पे क्या है C है। इस तरीके से क्या है ये लिखा हुआ है। तो CH3 का क्या हो गया, होल थ्राइड हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, N हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर लो, चाहे नंबरिंग इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो। नाइट्रोजन परमाणु कौन से कार्बन पे पड़ने वाला है, दूसरे वाले पे, तो नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कौन से नंबर पे लग रहा है ये नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। जब दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गए। क्या हो गए, 1 2 3 3 कार्बन है, और ये क्या है CH3, ये प्रतिस्थापी समूह की तरह लिया जाएगा, जिसका नाम क्या है, मेथिल लिया जाएगा। तो 2 नंबर पे क्या है, एक तो एमीन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मेथिल समूह लगा हुआ है, CH3 समूह लगा हुआ है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 2 मेथिल, यानी कि पहले तो आप लिखेंगे 2 मेथिल, और फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 2
यानी कि 2 मेथिल, पहले तो आपने बताया कि 2 नंबर पे क्या लग रहा है, यहाँ पे मेथिल समूह लग रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताएंगे एमीन जो नाइट्रोजन परमाणु है वो कहाँ पे लग रहा है, तो वो लग रहा है आपका दूसरे नंबर पे। तो कितने कार्बन है इसमें, 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामीन। और प्रोपेनामीन कौन से, एमीन कौन से समूह पे लग रहा है, दूसरे पे, इसलिए 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन इसका नाम हो गया, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या हो गया, ये हमने श्रृंखला खोली यहाँ पे, CH3 CH2N और CH3 और CH3। आप देखेंगे यहाँ पे खोल के तो यहाँ पे पाएंगे कि नाइट्रोजन परमाणु से क्या है, 3 एल्किल समूह लगे हुए हैं और CH2 लगा हुआ है और एक श्रृंखला बन रही है। और जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे है, दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेथिल समूह पाया गया, एक 2 मेथिल, और क्या हो गया 2 प्रोपेनामीन, 1 2 3, यानी कि वही मात्र श्रृंखला का चुनाव करके उसका नंबरिंग करके क्या है, हमने यहाँ पे IUPAC नाम इसका दिया है, ठीक है। तो IUPAC नाम हो गया इसका 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये हो गया आपका नामकरण, ठीक है। चलिए अभी इसके बाद अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पर अब तक हमने पढ़ा कि एमीन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक एमीन पढ़ा हमने, द्वितीयक एमीन पढ़ा, तृतीयक एमीन पढ़ा, और साथ ही हमने क्या पढ़ा कि इनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। नामकरण में दोनों पद्धतियां हमने जानी, एक तो साधारण नाम जाना हमने और दूसरा कौन सा जाना हमने, यहाँ पर जाना IUPAC नाम, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इन्हें बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। जिस तरीके से हमने एथिल एल्कोहल, जो जिस तरीके से हमने एल्कोहल, एल्केल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, इनको बनाने की सामान्य विधियां पढ़ी थी, उस तरीके से हम यहाँ पर एमीन बनाने की विधियां नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर एमीन का एक सीधा सीधा कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, एथिल एमीन। क्या नाम होगा उसका, एथिल एमीन होगा। और एथिल एमीन जिस तरीके से बनाया जाएगा वही विधियां क्या हैं, एमीन बनाने की विधियां हैं, वही सामान्य विधियों में चेंज हो जाती हैं। सिर्फ आप क्या है, जहां हम एथिल समूह लगाएंगे C2H5, उसकी जगह पर आपको क्या लगाना होगा, वहां पर आपको R लगाना होगा। तो वही सामान्य विधियां हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो एथिल एमीन है, एथिल एमीन होगा, ठीक है आपका, वो एथिल एमीन क्या करता है, इन्हें बनाने की सामान्य विधियों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि उसी तरीके से बनाई जाती हैं एमीन जिस तरीके से यहाँ पर एथिल एमीन बनाया जाएगा, क्योंकि एथिल एमीन क्या है, एक एलिफेटिक एमीन है और इसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आप एथिल एमीन को समझेंगे, एथिल एमीन बनाने की विधि समझेंगे, इसके सामान्य विधियां समझेंगे, उसी से आप क्या है, एमीन को समझ पाएंगे कि एमीन जो एलिफेटिक एमीन है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना। तो एलिफेटिक एमीन बनाने की वही विधियां हैं जो क्या होंगी, यहाँ पर आपकी एलिफेटिक एमीन में क्या होगा, आपका एथिल एमीन होगा। क्या होगा, एथिल एमीन होगा। और एथिल एमीन ही क्या करेगा, उसका पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व करेगा। एथिल एमीन है और एथिल एमीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, अणुसूत्र देखो, एथिल एमीन आप भी बता सकते हैं, एथिल के लिए क्या, C2H5, प्राथमिक एमीन है ना ये, तो प्राथमिक एमीन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, NH2 लगेगा। तो C2H5 NH2 को ही हम बनाने की विधियां सीखेंगे और यही क्या करता है, सामान्य विधियों का प्रतिनिधित्व करेगा। सामान्य विधियों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये, और इसके ही समस्त गुणधर्म पढ़ेंगे और इसके ही हम क्या करेंगे, बनाने की विधियां, जो क्या करेगा, हमें एमीन को समझने में सहायता प्रदान करेगा। और एग्जाम में इसको क्या है, पूछ भी लेता है, सामान्य विधियां भी पूछ लेता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अभी हम इस पर ही क्या है डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ एथिल एमीन बनाने की कुछ सामान्य विधियां हमने लिख रखी हैं, काफ़ी सिंपल जो विधियां हैं वो हमने यहाँ लिख रखी हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्या है मॉडल वगैरह में आपके लिए मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाती हैं। और भी बहुत सारी अभिक्रियाओं से क्या है, मैं जो एथिल एमीन है इसको बनाया जाता है, लेकिन कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएँ जो सिंपल हैं, याद करने में आसान भी रहेंगी, वो हमने क्या है यहाँ पे लिख रखी हैं। तो 5 रासायनिक अभिक्रियाएँ लिख रखी हैं। तो पहली अभिक्रिया है मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे इसे, मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा। वैसे तो आप शॉर्ट में भी लिख देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपको लिखना है तो ये जो रिएक्शन है ये पूरा इसका वर्णन कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेथिल साइनाइड का सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ
H2SO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, हम क्या करा रहे हैं, इसका अपचयन करा रहे हैं। जब अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसमें हाइड्रोजन लग जाता है। क्या जुड़ जाता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या जुड़ेगा, इसमें 4H जुड़ जाता है। ठीक है, 4H जुड़ जाएंगे, इसमें नवजात हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। कितने, इसमें 4 नवजात हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बनके तैयार होती है, एथिलएमीन बनके तैयार होती है। तो आप कैसे लिखेंगे, मेथिल साइनाइड का सोडियम व एथिल अल्कोहल तथा H2SO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर मेथिल साइनाइड द्वारा एथिलएमीन बनती है। ऐसे करके क्या है, आप वहां पर लिख देंगे। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है वो पूरा बस आपको क्या है, अपने शब्दों में लिखना है। और यही चीज आपको सीखनी चाहिए कि हम किस तरीके से, जो बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है, हम उसे किस तरीके से शब्दों में बयां कर पा रहे हैं, हम उसे लिख कैसे पा रहे हैं। किसी भी रिटन एग्जाम का यही फंडा होता है कि जो बात हम जानते हैं, जिसका हम मेन फैक्ट जानते हैं, उसे किस तरीके से किताबी भाषा में, एक खड़ी बोली में उसको हम सुंदर और स्वच्छ भाषा में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये अगर आप टेक्निक सीख जाते हैं तो आप अपना सेल्फ स्टडी बेस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या है, किसी से पढ़ने या फिर किसी भी चीज़ की बहुत कम ज़रूरत होती है। आप यही चीज़ को सीखना प्रारंभ करें, इसी चीज़ की आदत डालें कि जो मेन फैक्ट हमें दिमाग में फंसा हुआ है, जो हम जानते हैं, उसे हम किस तरीके से सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात पे निर्भर करता है आपका नंबर लाना और न लाना। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा कि हमारी कॉपी अलग है, हम अलग हैं, हमारा लिखने का तरीका क्या है, बेस्ट है। तो लिखने का स्किल आप अपना अच्छा करें और अपनी चीज़ जो हम जानते हैं उसको क्या है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखें। ठीक है, तो ये करना आपके लिए क्या है, काफी जरूरी है। तो मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसा कर पाएंगे। तो मेथिल साइनाइड का अपचयन कराएंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगी, एथिलएमीन बनती है। और इस तरीके से क्या है, आप इसे लिख पाएंगे। पहली विधि खत्म। दूसरी विधि आती है एसीटेल्डिहाइड से। तो मेन हेडिंग आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एसीटेल्डिहाइड से, और दिमाग में फिट क्या रखना है, दिमाग में फिट ये रिएक्शन कर लो, या फिर ये नहीं कर पा रहे तो इसमें जो कंपाउंड्स लगे हैं उनको याद कर लो। तो इसमें कौन कौन, एसीटेल्डिहाइड से इतना तो याद है, तो एसीटेल्डिहाइड तो होगा ही। एसीटेल्डिहाइड है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है। ठीक है, और उत्प्रेरक के रूप में क्या लगा हुआ है, निकिल लगा हुआ है, जिसे रेने निकिल उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एसीटेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ रेने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर या अपचयन कराने पर, हाइड्रोजन से क्रिया या अपचयन होती है ना, क्रिया कराने पर एथिलएमीन बनती है। इस तरीके से क्या है, आप इसे याद कर पाएंगे। एसीटेल्डिहाइड का रेने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के आधिक्य में, अमोनिया अधिक मात्रा में होनी चाहिए तभी एथिलएमीन बनता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अमोनिया का आधिक्य। ये आपको मेन पॉइंट क्या है, आपको याद रखना है। ठीक है, अमोनिया का आधिक्य है, अमोनिया क्या है, यहाँ पर अधिक मात्रा में है, तो अमोनिया आधिक्य है। ठीक है, और उसका निकिल की उपस्थिति में 40 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और 20 से 150 एटीएम है। तो इसका मतलब है उच्च ताप और उच्च दाब की स्थिति में, यानी 40 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब की स्थिति में अगर इसका रेनिन निकेल उत्प्रेरक द्वारा अपचयन कराया जाता है तो क्या बनता है, एथिलएमीन बनके तैयार होता है। इसी तरीके से आप इसे याद करेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एसीटेल्डिहाइड का अमोनिया के आधिक्य में हाइड्रोजन से क्रिया किसकी उपस्थिति में, रेनिन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर कराई जाती है तो एथिलएमीन बनता है। इस चीज को आप क्या है लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे ये आप पे निर्भर करता है, आप कैसे भी याद करिए, कैसे भी लिखिए, आपके लिखने का तरीका कितना अच्छा है, कितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इस बात पे निर्भर करता है कि आपने स्टडी क्या की। वरना आप क्या है घंटों स्टडी करते रहिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जब तक अपनी सीखी हुई बात को सामने वाले को नहीं बता सकते, अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तब तक आपका ज्ञान, आपका सीखना व्यर्थ है। इसी चीज को मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए दूसरी विधि होगी एसीटेल्डिहाइड से अमोनिया के आधिक्य में रेनिन निकेल उत्प्रेरक पर अपचयन कराने पर क्या मिलेगी, आपको एथिलएमीन बनेगी। तीसरी अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया आपको मैं पहले भी लिखवा चुका हूं जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा रहा था। ठीक है, कई जगह पे सिमिट अभिक्रिया है, तो सिमिट अभिक्रिया के द्वारा भी क्या है, यहाँ पर एथिलएमीन को बनाया जा सकता है। तो सिमिट अभिक्रिया में आपको क्या करना है, इतना तो आपको याद होना चाहिए कि सिमिट अभिक्रिया में हम जो है हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं।
किससे क्रिया कराते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे दो आपके जो है अभिकर्मक हो गए, कौन कौन? एक तो प्रोपियोनिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, प्रोपियोनिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, तो आप लिखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथिल एमीन बनती है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी बनते हैं। उन्हें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो क्या समझ में आया? प्रोपियोनिक अम्ल C2H5COOH और क्या है, HN3 हाइड्रोजोइक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथिलएमीन बनती है। इस तरीके से आप क्या है याद कर पाएंगे। सिमिट अभिक्रिया द्वारा क्या है, हम क्या बना सकते हैं, प्राथमिक एमीन बना सकते हैं कि प्रोपियोनिक अम्ल हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजोइक अम्लों से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। आप ऐसे भी लिख देंगे, सामान्य अभिक्रिया पूछी है तब, और अगर स्पेशली अगर आपसे एथिल एमीन की बात करता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर फिर आप लिख सकते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, चलिए तीसरी विधि खत्म। चौथी विधि सरल विधि है, एथिल आइसोसाइनाइड का कास्टिक पोटाश के द्वारा अपघटन करके। तो आपको पता है कि यार दिमाग में ये तो थोड़ा सा कठिन तो है, ये तो मैं मानता हूँ कठिन है, इनको याद रख पाना, क्योंकि बार बार भूलेंगे, इसको भूलने की तो परेशानी होती है, बार बार भूलना होता है, लेकिन फिर भी बार बार इसका रिवाइज करें तो आप कर पाएंगे। एथिल आइसोसाइनाइड है, एथिल आइसोसाइनाइड का कास्टिक पोटाश के द्वारा अपघटन करके। ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड का क्या करना है, आपको कास्टिक पोटाश करना है। तो यहाँ पे आपको पता चला एथिल आइसोसाइनाइड, तो एथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या है, C2H5NCO, ये एथिल आइसोसाइनाइड है। और एथिल आइसोसाइनाइड का परीक्षण कर रहे, अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, KOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, कास्टिक पोटाश के साथ। तो अगर इसका हम कास्टिक पोटाश के साथ अभिक्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलती है, एथिल एमीन बनती है। तो यहाँ पे आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एथाइल आइसोसाइनाइड की कास्टिक पोटाश के साथ अपघटन कराने पर या गर्म करने पर आपको एथिल एमीन प्राप्त होती है। ये इसे बनाने की एक और विधि हो गई। नेक्स्ट विधि आती है एल्कोहलों से, कि एल्कोहलों से हम प्राथमिक एमीन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वर्णन नहीं लिखा जगह कम की वजह से। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो आपका एथिल अल्कोहल लिखा है और ये क्या लिख रही है, अमोनिया लिख रही है, और अमोनिया अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, अमोनिया कैसी होनी चाहिए, अधिक मात्रा में। अमोनिया अधिक क्यों होना चाहिए, अमोनिया का क्या होना चाहिए, अधिक क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, C2H5OH और NH3, और यहाँ पे लिखा है Al2O3 और 360 डिग्री सेंटीग्रेड। 360 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, उच्च ताप है, और Al2O3 को कहते हैं हम एल्यूमिना। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल तथा अमोनिया को उच्च ताप पर एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, यहाँ अमोनिया है, इसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जरूरी नहीं आप टेम्परेचर याद करें, आप कह सकते हैं उच्च ताप पर Al2O3 पर प्रवाहित करने पर, या Al2O3 का नाम होता है एल्यूमिना, तो एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एथिल एमीन बनती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो एल्कोहलों की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया से कराते हैं, या एल्कोहल और अमोनिया दोनों की वाष्प के मिश्रण को अगर हम गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो क्या प्राप्त होती हैं, आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होती हैं। और अगर हम एथिल अल्कोहल और अमोनिया की वाष्प को लेते हैं और उसे 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या प्राप्त होता है, एथिल एमीन प्राप्त होती है। तो ये थी एथिल एमीन को बनाने की सामान्य विधियाँ। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका एथिल एमीन है, इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसे प्रयोगशाला में किस तरीके से बनाया जाता है, अर्थात प्रयोगशाला में कौन सी अभिक्रिया से बनाया जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो हम लिखवाएंगे प्रयोगशाला वाली, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसी है, काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम होता है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है। और हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, इस तरीके के कंपाउंड, इस एथिल एमीन को बनाते हैं। और यही क्या होती है, इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यही क्या है, इसके बनाने की
प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में जब आप इसे बनाएंगे तो कौन सी विधि द्वारा बनाएंगे? हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अगर प्रयोगशाला की बात कर देता है तो क्या होगा, आपके लिए वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती हैं? यहाँ पर होता है C2H5CONH2। क्या होता है? C2H5CONH2। और इसका नाम होता है प्रोपेनामाइड। क्या नाम होता है इसका? प्रोपेनामाइड। NH2 जिनमें लगे होते हैं वो अमाइड होते हैं, और इसमें दो कार्बन और एक कार्बन, 3 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनामाइड। और प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ और कास्टिक पोटास के साथ। ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड लिए हमने? प्रोपेनामाइड लिया, ब्रोमीन लिया, और क्या लिया? कास्टिक पोटास लिया। और इसलिए इस अभिक्रिया को हम ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ब्रोमाइड की वजह से आप ब्रोमीन याद रखेंगे, और KOH द्वारा क्या करेंगे? हम इसका अपघटन करेंगे। तो प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया, ठीक है, कास्टिक पोटास और ब्रोमीन के साथ कराने पर, ठीक है, क्या बनेगा? आपका एथिलेमीन बन के तैयार होगा। तो आंख बंद करके इधर तो C2H5NH2 लिख ही दीजिएगा। और आगे कंपाउंड्स में क्या क्या बचेगा आप देखिएगा। यहाँ पर आपका 2KBr बचेगा। क्या बचेगा? 2KBr। और क्या बचेगा? K2CO3 बचता है। और यहाँ पर क्या होता है? H2O निकलता है। क्या निकलता है? H2O, 2H2O निकलेगा। ठीक है, ये अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया क्या होती है? आपके एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है कि प्रोपेनामाइड को कास्टिक पोटास और ब्रोमीन के साथ क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। तो आप क्या पाएंगे कि आपके सामने जो है एथिलेमीन बन के तैयार होती है, और ये होती है ऐसे बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो कैसे बना? ये क्या बन गया? एथिलेमीन बन गया। क्या बन गया? एथिलेमीन। इस अभिक्रिया को आप क्या है याद करें, नोट भी करें। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, टिप्पणी करवाने को भी आ सकता है, या फिर क्या है कैसे भी करके पूछ सकता है, या क्या होता है जब भी पूछ सकता है। तो प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया KOH विलयन के साथ हम किससे करा रहे हैं? ब्रोमीन से करा रहे हैं। तो ये क्या हो गई? आपकी ब्रोमीन हो गई। क्या हो गई? ब्रोमीन। और ये हो गया आपका कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी कहिएगा जो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विलयन के साथ कराने पर, हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कराने पर, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ कराने पर आपको क्या है? एथिलेमीन बनता है। और यह क्या है? इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इस चीज पर आप क्या है? गौर करें, और इसको क्या है? याद भी रखें, क्योंकि ये सबसे पहले आपको क्या है? लिखी जानी है। मैंने सबसे लास्ट में बताई है, क्योंकि इस पर क्या है? हमें ज्यादा गौर देना है। वो अन्य विधियां क्या है? सामान्य विधियों में है, और ये क्या है? इसे बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर एथिलेमीन के मुख्य रासायनिक गुणधर्म हैं, या प्राथमिक एमीन जो होती हैं। वैसे तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनकी, लेकिन कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं जो एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वैसी अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर लिख रखी हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली अभिक्रिया है कार्वेल एमीन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को दूसरा नाम भी होता है, जिसका नाम होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। ठीक है, तो कार्वेल एमीन अभिक्रिया है या आइसोसाइनाइड परीक्षण है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले आप ये समझिएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एथिलेमीन को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, ये जो KOH लिया है ये क्या है? एल्कोहलिक है, यानी कि एल्कोहल मिला हुआ है इसमें। तो एथिलेमीन को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें से तेज दुर्गंध आती है, अर्थात बुरी तरह से क्या है? उसमें से दुर्गंध उठती है। और इस अभिक्रिया को हम कार्वेल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। और आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देते हैं? प्राथमिक एमीन देते हैं। प्राथमिक एमीनों की एक पहचान होती है कि वे क्या करते हैं? कार्वेल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, अर्थात एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उनको अगर क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है, किसको? एमीन को, तो क्या बनता है? एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, अर्थात एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं। इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा गया है। और इसमें से क्या आती है? तेज दुर्गंध आती है। इस तरीके से क्या है? आप इसे याद कर पाएंगे, याद कर लेंगे ना।
चलिए, तो आप इसे क्या है याद कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो पहली हो गई कार्बेल एमीन अभिक्रिया, कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूछ भी सकता है क्या होता है जब एथिलेमीन को या एमीन को या प्राथमिक एमीन को एल्कोहलिक कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिससे आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली अभिक्रिया खत्म। दूसरी अभिक्रिया है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कंपाउंड्स देखिएगा कौन कौन से कंपाउंड्स लगे हुए हैं इसमें। देखो, इसमें क्या है, एक तो आपका एमीन लगा हुआ है, दूसरा इसमें कार्बन डाई सल्फाइड। देखो CO2 को आप कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हो, ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पर H2 है तो क्या कहेंगे, कार्बन डाई सल्फाइड कहेंगे। और मर्क्यूरिक क्लोराइड है, HgCl2 है। ठीक है, इसके साथ जब इनको गर्म किया जाता है, किसको, एथिलेमीन को कार्बन डाई सल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल थायोसाइनेट बनते हैं। क्या बनते हैं, एथिल थायोसाइनेट। थायो शब्द जब यूज में आता है जब वहां पर सल्फर लगा होता है। सल्फर अगर किसी कंपाउंड में लगा है तो क्या होता है, वहां थायो शब्द आता है। तो यहाँ पर क्या है, C2H5 NCS लिखा हुआ है तो S आ गया है NC के साथ, नहीं तो आइसोसाइनेट था ये, आइसोसाइनेट नहीं, अब क्या हो गया, ये थायोसाइनेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लग गया, अब एस लग गया। तो क्या बनता है, एथिल थायोसाइनेट बनता है। और इस अभिक्रिया का नाम जो होता है वो होता है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो एल्किल एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन को कार्बन डाई सल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ हल्का गर्म करने पर एथिल थायोसाइनेट बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रस अम्ल होता है आपका HNO2। क्या होता है, नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। तो HNO2 से अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, अब नाइट्रस अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ये उत्प्रेरक लगता है NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एथिलेमीन की अभिक्रिया NaNO2 व HCl की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल से कराने पर एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो एमीनो से क्या बनाए जा सकते हैं, एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। कब बनाए जा सकते हैं, जब उनकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में अगर हम नाइट्रस अम्ल से करा देते हैं तो क्या बनते हैं, एथिल एल्कोहल बनते हैं, यानी कि एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो वहां पर प्रश्न ये भी आ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे आप एमीन से, प्राथमिक एमीन से एल्कोहल। तो प्राथमिक एमीन से एल्कोहल अगर आपको प्राप्त करना है तो NaNO2 HCl के साथ आपको नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करानी होगी। तो क्या बनेगा, वहां पर एथिल एल्कोहल। अर्थात अगर आप क्या ले रहे हैं यहाँ एथिल एमीन तो एथिल एल्कोहल, अगर आप मेथिल एमीन ले रहे हैं तो मेथिल एल्कोहल। इस तरीके से क्या है, एल्कोहल बनते हैं। और इस प्रकार आप क्या समझे कि अगर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा दी जाती है एमीनों की तो क्या बनते हैं, एल्कोहल। और एथिल एमीन लेंगे तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, C2H5NH2 HNO2। और यहाँ पर NaNO2 और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई तो C2H5OH बना, N2 और H2O इसमें से क्या है, अलग हो गया, नाइट्रोजन बनती है। चौथा आता है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती हैं। क्या बनती हैं, एल्केन बनती हैं। ठीक है, क्या बनेगी, एल्केन। अब यहाँ पर हमने लिया है C2H5NH2 तो ये है एथिल एमीन। और एथिल एमीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं, RMgX होते हैं ना। क्या होते हैं ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, RMgX। R की जगह कोई एल्किल समूह, X की जगह पर कोई हेलोजन परमाणु होता है, IBr कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, R की जगह CH3 और X की जगह पर क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, तो CH3MgI हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका C2H5NH2। एथिल एमीन की अभिक्रिया अगर ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या बनती है, मेथेन बनती है। इसको याद रखें क्योंकि ये क्या है, कई बार पूछी जाती हैं, काफी मुख्य रूप से क्या है, कंपाउंड बन रहे हैं, मुख्य कंपाउंड बन रहे हैं। तो एथिल एमीन की अभिक्रिया ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर मेथेन बनती है। अर्थात प्राथमिक एमीन से अगर आपको एल्केन प्राप्त करनी है तो आप उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से कराएंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नोट करें जिससे क्या है, सरल तरीके से आप याद रख पाए। नेक्स्ट आता है इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। अगर एल्किन एथिल एमीन है और एथिल एमीन का अगर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। और ऑक्सीकरण कराने के बाद जो कंपाउंड बनता है अगर उसका हम जल अपघटन कराते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, एसीटेल्डिहाइड मिलता है। मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है
पहले ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीकरण कराने के बाद जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब उसमें HCl वगैरह मिला देते हैं, तो क्या मिलता है वहां पे एसीटेल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलेगा? एसीटेल्डिहाइड मिलेगा। C2H5NH2 है, एथिलेमीन है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण कराया और अम्ल डाला उसमें, तो क्या मिलता है आपको? एसीटेल्डिहाइड मिलता है। ये आपके लिए क्या है, याद रखना है। और ये थे इसके मुख्य गुणधर्म, जो कि क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, आने की पूर्ण रूप से क्या है, संभावना रहती है। ठीक है, अभी का हमारा एक नया टॉपिक है कि प्राथमिक, अब तक हमने जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन जो है पढ़े थे कि प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन है, ये होते हैं। अब इन तीनों में अंतर कैसे किया जाता है, पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमीन प्राथमिक है और कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक है, तो इन्हें पहचानने की विधि भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें तीनों में अंतर कैसे कर पाएंगे या इनके पहचानने की विधियां क्या हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को पहचानने की विधियां हमने लिख रखी हैं। प्राथमिक एमीन ये वाला परीक्षण देते हैं, द्वितीयक एमीन ये वाला परीक्षण देते हैं और तृतीयक एमीन ये वाला परीक्षण देते हैं। और परीक्षण का अर्थ होता है कि प्रयोगशाला में जाकर के आप जो है इन कंपाउंड्स के साथ दूसरे कंपाउंड्स की क्रिया कराएंगे तो ऐसा होता है, तो ये वाली चीज ये है और ये वाली चीज ये है। ऐसी अगर जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा होता है तो ये वाला ये कंपाउंड है, नहीं तो नहीं है। टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें छोटे मोटे कंपाउंड्स को क्या है ऐड करेंगे, जो भी कंपाउंड, जो भी अभिकर्मक यहाँ पे ऐड करवाने के लिए दिए जाते हैं वो, और फिर इसके बाद क्या है, ये माना जाता है कि ये जो है इस तरीके से ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, तो वही चीज है, प्राथमिक एमीन का परीक्षण होता है कि ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। क्या देते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण, अर्थात कार्बेल एमीन अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? कार्बेल एमीन अभिक्रिया करते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण परीक्षण है। प्राथमिक एमीनों का परीक्षण कौन सा होता है कि ये आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, कार्बेल एमीन अभिक्रिया देते हैं, जो मैंने अभी बताई थी। ठीक है, द्वितीयक एमीन ये नहीं देते हैं और तृतीयक एमीन भी क्या है, ये नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे कि प्राथमिक एमीन होगा तो वो क्या करेगा, आइसोसाइनाइड परीक्षण देगा, अर्थात एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ उसको अगर गर्म करेंगे तो उसमें से क्या है, आइसोसाइनाइड की तेज दुर्गंध निकलती है, बुरी बदबू मारती है वहां पर। ठीक है, तो बुरी दुर्गंध वाले क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम पहचान कर पाते हैं। दूसरा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एल्कोहल देते हैं और नाइट्रोजन निकलती है। और क्या होता है, नाइट्रोजन निकलती है। अगर आपका एमीन कैसा है, अगर आपका एमीन जो है वहां पर प्राथमिक है, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अगर आप नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रस अम्ल से कराने पर एल्कोहल बनता है और क्या निकलती है, उसमें से नाइट्रोजन निकलती है। अगर वो एमीन प्राथमिक है तो नाइट्रोजन निकलेगी और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ये उसकी पहचान होती है। अब यहाँ पर द्वितीयक एमीन देखिए, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं। द्वितीयक एमीन होगा तो क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसो एमीन बनाएगा, जो कि कैसा होता है, तेल जैसा बनता है और वो अविलेय होता है, उसके अंदर नहीं घुलता है, जबकि अल्कोहल तो घुल जाता है। तो ये पहचान करने का तरीका हो गया कि अगर हम उसकी अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो उसमें नाइट्रोसो एमीन तेल जैसा अविलेय पदार्थ बनता है और नाइट्रोजन नहीं निकलती है। अगर एमीन पहला है तो नाइट्रोजन निकलती है और दूसरा अगर द्वितीयक है तो नाइट्रोजन नहीं निकलेगी और नाइट्रोसो एमीन बनेगा, तेल जैसा पदार्थ बनेगा, जो कि कैसा होगा, अविलेय होगा। ये अभिक्रिया लिखी हुई है, R2NH HNO2, R2NNO बनता है, जो कि क्या होता है, नाइट्रोसो एमीन होता है, तेल जैसा अविलेय पदार्थ है ये। और अब आगे और परीक्षण लिखा हुआ है कि जो तेल जैसा जो पदार्थ बना हुआ है, अगर उसमें फिनॉल और H2SO4 मिला देते हैं, हम क्या मिला देते हैं उसमें, जो नाइट्रोसो एमीन बना है, जो तेल जैसा अविलेय पदार्थ है, उसमें फिनॉल और H2SO4 मिला दें तो कैसा रंग बनेगा, हरा रंग मिल जाता है। कैसा रंग बन जाता है, उसमें हरा रंग आ जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने फिनॉल मिलाया और H2SO4 मिलाया तो हरा रंग बन जाएगा। फिर आप उसमें थोड़ा सा क्या मिला दीजिए, NaOH यानी कास्टिक सोडा मिला के उसे क्षारीय कर दीजिए, कास्टिक सोडा का विलयन मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, फिर उसमें नीला रंग आ जाएगा। कैसा रंग आ जाएगा, नीला रंग। तो कौन सा एमीन होगा, वो द्वितीयक एमीन होगा। और इस परीक्षण को हम कहते हैं लीवरमान परीक्षण। क्या कहते हैं इसे, हम लीवरमान परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान कर लेंगे कि ये नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं, नाइट्रोजन नहीं निकलती है और लीवरमान परीक्षण देते हैं। तो इस तरीके से ये वाला होगा तो द्वितीयक एमीन है। नेक्स्ट आगे तृतीयक एमीन की बात करें तो तृतीयक एमीन R3N ठंडे नाइट्रस अम्ल में घुलकर नाइट्राइट लवण बनाते हैं।
ये क्या करते हैं, न तो इनमें से क्या है तेल जैसा पदार्थ बनता है और न ही नाइट्रोजन गैस निकलती है, बल्कि उसमें क्या होते हैं, घुल जाते हैं और क्या करेंगे, नाइट्राइट लवण बनाते हैं। अगर ऐसा है तो वो एमीन कौन सा होगा, तृतीयक एमीन होगा। इस तरीके से हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर कर पाएंगे। प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पर अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस निकालते हैं। ये आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देते और नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसोएमीन तेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। और ये नाइट्रिक अम्ल में क्या होते हैं, घुल करके नाइट्राइट लवण बनाते हैं और आइसोसाइनाइड परीक्षण नहीं देते। ये था अब तक का कि आपके एलिफेटिक जो एमीन थे वो क्या है, चैप्टर आपका खत्म हो गया है। और आप क्या है इसे अच्छे से रिवाइज करें, नोट से पढ़ें और मॉडल से पढ़ें और अपने ज्ञान का क्या है वर्धन करते रहें। ठीक है, और मोटिवेट रहिएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।